नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संभल की, जहां पर मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि संभल में मेले का आयोजन किया गया, जहां पहलवानों ने कुश्ती के दांव पेच दिखाए हैं। तो संभल के थाना हयात नगर क्षेत्र के मौभूर में रक्षाबंधन हिंदू मुस्लिम एकता के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया गया। मेले में शिक्षा मंत्री संघ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार और ब्लॉक प्रमुख पति हरदेश यादव ने फीता काटकर दंगल का शुभारंभ किया। इस दौरान दर्शकों ने पहलवानों के बीच हो रही कुश्ती का खूब आनंद लिया और कुश्तियों पर बड़ी बड़ी शर्तें भी लगाईं। बता दें कि इस मेले में हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और आनंद लिया, जहां मेले में बच्चों ने चाट पकौड़े रसगुल्ला आइसक्रीम का भी आनंद लिया। साथ ही पहलवानों की कुश्ती का भी आनंद लेते लोग दिखाई दिए। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायतों को सुना। तो बागपत तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां कुल 43 शिकायतें मिली, जिसमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बागपत तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर 43 शिकायतों में से 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने IGRS पोर्टल और तहसील दिवस पर संबंधित शिकायतों पर निरीक्षण के दौरान सही ढंग से फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तो वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में लगाए गए कैंप में 17 दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए और जिलाधिकारी ने उन्हें वितरण करते हुए कहा कि जो प्रमाण पत्र आपको मिल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत ही लाभ होंगे और इनके माध्यम से पेंशन की पात्रता आधार पर इसी से लोगों को मिलेगी। या जो संपूर्ण समाधान दिवस है, इसको और उपयोगी बनाने के लिए जनपद बागपत में हम लोग जो अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस होता है, उसमें दिव्यांग कैंप लगाते हैं। उस क्रम में आज पुनः दिव्यांग कैंप में यहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं, जो कि उसी स्थान पर वहीं पर आवेदन है ऑनलाइन और वहीं हम इशू कर रहे हैं एग्जामिन करके। जनरली इस प्रोसेस में चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिस में और समय लगता है, यहाँ पे निःशुल्क और तत्काल बना रहे हैं। दूसरा, इसके साथ में विद्युत की समस्याओं के लिए हम लोगों ने कैंप लगाया है और राशन कार्ड इत्यादि की समस्याओं के लिए लगाया है। उन सारे विषयों में यहाँ के तहसील अधिकारियों ने काम किया है और जब तक एक भी व्यक्ति रहेगा तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। दूसरा विषय जो है वो वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर के इंस्पेक्शन का है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां फर्रुखाबाद में आई बाढ़ की वजह से 114 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। साथ ही आबकारी विभाग भी इस बाढ़ से प्रभावित हुआ है। तो फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा उफान पर है, जहां बढ़ते जलस्तर से कई गांवों में पानी भर गया है। बता दें कि जिले में आई बाढ़ से 114 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां बाढ़ से आबकारी विभाग पर भी इसका असर पड़ा है। जहां जिला आबकारी अधिकारी ने बाढ़ को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाढ़ से आबकारी विभाग की 27 दुकानें प्रभावित हुई हैं। साथ ही 10 दुकानें बाढ़ के पानी से पूरी तरह डूब गई हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ की चपेट में शराब की दुकान आने से करीब 1 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। तो वहीं बाढ़ के पानी से करीब 80,000 से भी ज्यादा जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है। देखिए, ये जो बात बोल रहे हैं कि इस प्राकृतिक आपदा से जहाँ जन सामान्य को काफ़ी क्षति हुई है, वहीं राज्य सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है। उसमें ऐसी आबकारी की दुकानें जो देसी शराब की हैं, जो पूरी तरह से जलमग्न क्षेत्र के अंदर इनकी संख्या 10 है और इसमें करीब हम लोगों का एक आकलन है, अंतिम सूचना तो बाद में ही हो पाएगी, कि करीब करीब 20 लाख रुपए से ज़्यादा का अब तक राजस्व जो निहित है उसका नुकसान संभावना अभी आकलित हुई है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जो बाढ़ से कहीं ना कहीं कई कारणों से प्रभावित हुई हैं। ये देसी शराब की 27 दुकानें हैं, इनमें करीब हम लोगों का 55 लाख से अधिक का रेवेन्यू आकलित है। इस प्रकार देसी शराब की दुकानों में करीब 74,50,000 के आसपास का रेवेन्यू आकलित है, जिसका हम लोगों को नुकसान होने का अभी आकलन किया गया है। इसके देखिए, तो बुलेटिन में बात तो नोएडा की कर लेते हैं, जहां नोएडा के सेक्टर 24 स्थित
ईएसआई अस्पताल में आग लगी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो नोएडा के सेक्टर 24 ईएसआई हॉस्पिटल में आग लगने का मामला सामने आया, जहां अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक के रखे इन्वर्टर के रूम में लगी। गनीमत यह रही कि आग के कारण कोई जानहानि नहीं हुई है। तो बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई बदमाश योगेश दाबरा के ऊपर की गई है। तो ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर पुलिस की तरफ से गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां कार्रवाई करते हुए घोषित कुख्यात माफिया रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य और टॉप शूटर योगेश दाबरा की अजायबपुर स्टेशन के पास बनी 36 दुकानों को कुर्क किया गया है। बता दें कि कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीबन 5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। फिलहाल योगेश दाबरा तिहाड़ जेल में बंद है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर की तरफ से कुख्यात अपराधियों और शासन की तरफ से घोषित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से अर्जित किए गए धन से खरीदी गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा रहा है। इस कड़ी में थाना जाचा पुलिस ने शूटर योगेश दाबरा की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस कमिश्नर महोदया गौतम बुद्ध नगर द्वारा थाना प्रभारी जारचा, एसीपी दादरी और डीसीपी महोदय ग्रेटर नोएडा की संस्तुति के आधार पर थाना दादरी के मुकदमा अपराध संख्या 1405/2019 में, जो कि गैंगस्टर एक्ट में था, उसकी धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत योगेश डावरा, जो कि रणदीप भाटी गैंग का ये सक्रिय सदस्य है और ये शार्प शूटर है, वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। इसके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है, इसको आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट के कुर्की। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि पुलिस की हिरासत में ली गई वृद्ध महिला की हालत बिगड़ी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फर्रुखाबाद में पुलिस की कार्यशैली पर कई आरोप लगे हैं। बता दें कि पुलिस हिरासत में एक बूढ़ी महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि सारा मामला थाना राजेपुर क्षेत्र के ताचूपुर जटपुरा गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि वृद्ध महिला के मकान को दबंगों ने पुलिस की मिली भगत से ढहाया, जहां मकान पर कार्रवाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इस दौरान परिजनों ने बताया कि मकान को लेकर वृद्ध महिला और दबंग परिजनों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जहां कोर्ट में मामला चलने के बाद भी थाना अध्यक्ष ने पैसों की लेन देन कर दूसरे पक्ष से मकान पर धन चलवाया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को ही हिरासत में ले लिया, जहां वृद्ध महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देवरिया की, जहां आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। तो देवरिया में आपसी विवाद को चलते दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया, जहां विवाद के बाद एक मारपीट में एक पक्ष के पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए, जहां गंभीर रूप से घायल दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। ये जनपद देवरिया में थाना गौरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत नगरौली गांव की घटना है, जिसमें दो पक्षों में एक मामूली विवाद को लेकर आपस में रात्रि में मारपीट हुई। इस मारपीट में एक व्यक्ति के सर पर चोट लग जाने से उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर 5 नामजद लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 5 आरोपियों को थाना गौरी बाजार के। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। तो बागपत में बड़ौद के मलकपुर से लापता अमन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि युवक अमन की हत्या उसी के मामा ने साथियों के साथ मिलकर गमछे से गला दबाकर की थी, जहां उन्होंने हत्या के बाद शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कार, गमछा, बियर की 3 खाली बोतल बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया है। ये वारदात अलग अलग जगह पर की हुई है। तो मथुरा शहर कोतवाली इलाके में लूट की 2 वारदातों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि बदमाशों ने पहली वारदात को विश्राम घाट के पास अंजाम दिया, जहां एक युवक इंदौर से आए श्रद्धालु का मोबाइल छीनकर फरार हो गया। जबकि दूसरी वारदात होली गली के पास हुई, जहां पैदल आए 2 युवक एक महिला के कुंडल लूटकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि इंदौर के रहने वाले रामकृष्ण गुप्ता 40 लोगों के ग्रुप के साथ मथुरा दर्शन के लिए आए थे। तो वहीं श्रद्धालु ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी। इस दौरान होली गली की तरफ से आए 2 युवकों ने महिला को अकेला देखकर उसके कान से कुंडल लूट लिए, जहां पीड़ित वंदना चतुर्वेदी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश होली गेट के अंदर स्थित गलियों से होकर फरार हो गए। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। हम 5:15 बजे यहाँ से निकले और 5:30 बजे करीब हमारा एक मोबाइल, हम तीनों साथ में थे। एक आदमी हमको रास्ते में बातचीत करते हुए मिला और हमारे साथ गया और हनुमान जी के मंदिर तक वो हमसे बातचीत करता गया। उसके बाद उसने जैसे मेरा मोबाइल खींचा और गली से भाग गया। हम पीछे दौड़े भी उसके। कितने बजे की घटना? 5:15 बजे। उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह करी? हमने थाने गए, पुलिस कंप्लेंट में गए। थाने में हमने आवेदन दिया। वहाँ हमारे आपके थाना प्रभारी मिल गए थे। हमने आवेदन लिख भी लिया है और उसकी फोटोकॉपी हमको दे भी दी है। क्या उम्मीद जताते हैं आप लोग? अब हमको तो कुछ उम्मीद नहीं है कि मोबाइल मिले, ये तो ठीक है, कोशिश प्रयास हमारा है कि मिल जाए। तो बुलेटिन के आखिरी में बात शामली की कर लेते हैं, जहां किसान की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। तो शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के कस्बा बन में एक अधेड़ युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों की तरफ से सूचना मिलने पर परिजनों और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बनत कस्बे का बताया जा रहा है, जहां पर कस्बे के रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान कस्बा बनत के रहने वाले सुकिंदर के रूप में हुई है। मृतक सुकिंदर अपने 7 भाइयों के साथ अकेला अविवाहित था, जिनके हिस्से में करीबन 6 बीघा जमीन आई थी। बता दें कि मृतक युवक दारू पीने का भी आदी बताया जा रहा है, जिसे देर रात शादी ना होने और घरवालों की तरफ से शादी ना करने को लेकर विवाद हुआ था। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, लगभग 50-55 वर्ष। उनकी जो है शव मिलने के संबंध में जो है सुबह में सूचना मिली थी। इस संबंध में तत्काल जो है सभी लोग हम लोग मौके पर गए और जो जानकारी मिली कि वो विवाहित नहीं थे और करीब 7 भाई हैं उनके, जिनका कि कंबाइंड वहाँ पर जो है खेत वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पर है। तो वो खेतों पर ही निवास करते थे और वहीं पर पास में उनका शव मिला है। शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और प्रकरण में FIR दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह हत्या की गई है सर? क्या? देखिए, उनकी बॉडी मिली है, जो इंजरीज हैं उसको हम लोग तत्काल एग्जामिन करवा रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी डिटेल्स हैं। तो यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।